और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट ग्रोथ ऑफ फोकलोर स्टडीज़ इन इंडिया। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोकलोर और ये किस तरह से आई और फोकलोर में कौन सी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करते हैं या फिर जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, जिसमें हमने पढ़ा था उनके बिलीफ के बारे में, कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में और जितने भी उनके मिथ्स होते हैं, टेबूज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फोकलोर से। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में फोकलोर का ग्रोथ हुआ था वो कितने फेसेस में हुआ था, कितने पीरियड्स में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया था। इंडिया हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द इंटरनेशनल फोकलोर स्कॉलरशिप। और जो वर्ड है, जो इन मैक्सिमम जो इसके वर्क हैं, द वर्क ऑफ मैक्स मूलर एंड थियोडार बेनिफी ऑन इंडियन मिथ्स एंड फोक टेल्स, ये जो वर्क लिखा है इन्होंने, इसमें शो किया है जो इंडिया का फोकलोर है उसके रिसोर्सेज के बारे में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में और जो उसकी थ्योरीज़ हैं और कुछ फोकलोर स्टडीज़ हैं जैसे कि द वेदास, ग्रेट एपिक्स लाइक रामायणा, महाभारता, द उपनिषद्स एंड पुराण। ये कुछ हमारे क्या हैं जो बेस्ट हम कह सकते हैं ग्रेट एपिक्स हैं, ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया। और कुछ फोक टेल्स लाइक जटाका टेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल एंड रिटन ट्रेडिशनल क्रिएटिविटी इन इंडिया। एंशियंट टाइम की बात हो रही है ये। द स्टडी ऑफ फोकलोर इन इंडिया स्टार्टेड ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, वैसे हम कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में आके ओवर रूल किया और सब कुछ वैनिश कर दिया, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही स्टार्ट हुई थी, जैसे कि जो हमारी फोकलोर की स्टडी है वो भी इंडिया में। जो इसका टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोकलोर के 3 पीरियड्स में। The growth of folklore studies in India is divided into 3 periods: the missionary period, nationalistic period और academic period। जो मिशनरी पीरियड है, अगर हम इसकी बात करें तो जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट बैच ऑफ कलेक्टर्स। सबसे पहले जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एंड पब्लिशर्स ऑफ द फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर लिव्स इन वेरियस रीजन्स, कि वो अलग अलग जगह पर जाते और वहाँ से क्या कलेक्ट करते, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ये जो फर्स्ट हैंड रिसोर्स है इंडिया में सबसे पहले जो पब्लिश करने का काम था वो इन्होंने ही किया था। दे केम इन कॉन्ट्रैक्ट विद द अनएक्सप्लोर्ड रूरल ट्रेडिशन सेटिंग ऑफ द डाइवर्स इंडियन कंट्रीज कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जब इसको लिखना है, हमें किसी रूरल एरिया के फोकलोर को लिखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में, फोकलोर के बारे में, कल्चर, बिलीफ, मिथ्स, ट्रेडिशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ रिलेशनशिप और इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दोज पीपल और दोज कम्युनिटीज़। When they reach the interiors of the communities, जे होंडू जो एक राइटर हैं कह सकते हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, फोकलोर के फील्ड में, इन्होंने नोट किया दैट दीज मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, ये क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्डेड हैबिट्स। अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन मिशनरीज़ ने क्या क्या रिकॉर्ड किया है, हैबिट्स के बारे में, जो इंडिया की हैबिट्स हैं, लोगों की हैबिट्स हैं, मैनर के बारे में, कस्टम्स के बारे में कि जो रीति रिवाज है यहाँ के, और ओरल ट्रेडिशन क्या है, रिचुअल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये जो मिशनरीज आए थे इन्होंने नोट डाउन किया। दे यूज सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू सक्सेसफुली डिलीवर द मेन मैसेज एंड द राइटिंग्स दे पब्लिश फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेजर ऑफ फोकलोर। और इन्होंने लिखने के बाद इसको क्या किया, इसको पब्लिश भी कराया। The works are valuable because of their highly informative content। कोई भी जो वर्क है, कोई भी बुक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें तब अच्छी लगती है जब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप किसी बुक को रेफ़र कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आप किसी चैनल को रेफ़र कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो भी आपको कब अच्छा लगेगा, जब उसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट होंगे। तो इसी तरह से ये जो मिशनरीज़ ने अपनी बुक बनाई लोगों के बिलीफ, मिथ्स और उनसे कम्युनिकेट करके,
दैट इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट की तरह इसको जाना जाता है। सम ऑफ इनकी कुछ पब्लिकेशंस की बात करें तो था मैरी फेरियार्स ओल्ड डेक्कन्स डे और हिंदू फेरी लीजेंड्स करंट इन साउथर्न इंडिया। ये हुई थी पब्लिश 1886 में। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा को डिस्कस नहीं करूँगी मैं इस वीडियो में बिकॉज ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है जो पीरियड था हमारा, फर्स्ट पीरियड तो मिशनरी पीरियड हो गया, नेक्स्ट पीरियड था हमारा द नेशनलिस्टिक पीरियड। और इस पीरियड का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड था द लेट 19th सेंचुरी। जो इंडियन स्कॉलर्स थे और जो इनका इंटेलेक्चुअल शुरू हुआ टू सर्च द एस्टैब्लिश देयर कल्चर रूट्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है दैट इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के फोकलोर को सबसे पहले मिशनरीज ने इम्पोर्टेंस दी, उसके बाद जो इंडियंस थे वो आगे आए। और ये इम्पोर्टेंस भी कब मिली, जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पे ओवर रूल किया हुआ था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। रूट्स बाय एक्सप्लोरिंग देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात की गई है, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन, हम कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बट ऑनेस्टली सच्चाई ये है कि आज भी अगर हमसे कोई इंडिया के ट्रेडिशन और कल्चर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए तो हमारी हालत कैसी होती है आप समझ सकते हैं। द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द नेशनलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस अमंग द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश वर मेन फैक्टर्स। और इनका जो मेनली जो काम था या जो ये लिखते थे, इनका किससे रिलेटेड होता था, ये फोकलोर में ही अपने इंडिपेंडेंसी को भी प्रेजेंट करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम एट इंडियन पर्सपेक्टिव स्टार्टेड टू वर्क ऑन स्टडी ऑफ इंडियन फोकलोर। और सेकंड चीज़ क्या थी, फोकलोरिक रिसोर्सेज वाज लिंक्ड विद नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी। ये जो इस टाइम पीरियड पे फोकलोर लिखा गया, जो नेशनलिस्टिक पीरियड था, हम अंडर ब्रिटिशर्स थे और उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ्रीडम के लिए। ये बात आप सब जानते हैं, आप इन सब चीज़ों से फैमिलियर हैं। तो जो इंडियंस ने फोकलोर लिखे या फोकलोरिक रिसोर्सेज को लिंक किया, उन्होंने किससे किया, नेशनल यूनिटी और आइडेंटिटी से, कि किस तरह से अपने फोकलोर के थ्रू लोगों को एक रखा जाए और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रेजेंट किया जाए। The discourse of the khadi costumes and Mahatma Gandhi's spinning wheel are the most visible examples. You can see that on that time जो गांधी जी के मूवमेंट्स थे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बाद उन्होंने बोला कि सब लोग इंडियन का ही करेंगे, तो जो खादी का एक कॉस्ट्यूम शुरू हुई थी कि सब लोग भारत का बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्या था, एक इंस्पायरेबल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और जो उस टाइम पे फोकलोर लिखे गए उसमें इन चीज़ों को, इन मूवमेंट्स को लिंक किया गया नेशनैलिटी और यूनिटी से, और इन एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट किया गया। फोकलोर प्ले द क्रूशियल रोल ऑफ द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग इंडियाज़ नेशनल यूनिटी। और एक क्रूशियल रोल क्यों प्ले किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, और जब आप किसी दूसरे कंट्री के अंडर में होते हैं तो आप उनके कल्चर, उनके बिलीफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जिन्होंने आपके ऊपर ओवर रूल किया होता है वो चाहते हैं दैट यू नो देयर कल्चर, यू एक्सेप्ट देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लो लाइक हिम और हर। लेकिन जो इंडिया का फोकलोर था उसने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो फोकलोर था उसमें लोगों ने इस तरह से इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दी, यूनिटी को इम्पोर्टेंस दी, जो इंडिया के कल्चर थे, मिथ्स थे, बिलीव्स थे, आइडेंटिटी थी, उन सारी चीज़ों को जो फोकलोर्स लिखे गए उसमें इम्पोर्टेंस दी। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक मीडियम बन गया किस चीज़ का, स्प्रेडिंग इंडियन नेशनल यूनिटी, कि जो फोकलोर है उसकी हेल्प से लोगों के अंदर भारत के टूवर्ड्स, इंडिया के टूवर्ड्स एक कह सकते हैं यूनिटी की जो भावना है, जो एकता की भावना है वो फैलने लगी। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने के लिए लाइक अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग आपस में, ज़रूरी नहीं है एक दूसरे से सेटिस्फाई रहें एक दूसरे के बिहेवियर से, वो अपनी फैमिली के अंदर कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, बट जब कोई बाहर का उन्हें कुछ बोलता है, किसी दूसरी फैमिली का पर्टिकुलर इंसान, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं।
तो वो जो एक तरफ करने का काम था, पूरी इंडिया को एक तरफ एक यूनिटी में बांधने का काम था, वो कर रहा था हमारा फोकलोर। ये तो बात हो गई जो नेशनलिस्टिक पीरियड था, इसमें इंडियंस का आ जाएगा और ये थोड़ा सा आपको आसान भी पड़ेगा। अब जो इसका थर्ड टाइम पीरियड है दैट इज़ द एकेडमिक पीरियड। और ये जो एकेडमिक पीरियड है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947। तो आपको याद रखना है जो नेशनलिस्टिक पीरियड था वो लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और जो आपका एकेडमिक पीरियड था वो इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ 1947 के बाद। द एकेडमिक पीरियड सो साइंटिफिक एनालिसिस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन फोकलोर बाय द इंडियंस। और ये जो स्टडी थी, द स्टडी ऑफ फोकलोर इन इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिमाइंड with the department like anthropologies, history and literary studies। इससे पहले क्या था कि इसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, यूनिवर्सिटीज़ में इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी फोकलोर को, जो हमारा नेशनलिस्टिक पीरियड था या जो मिशनरी पीरियड था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया जो एकेडमिक पीरियड स्टार्ट हुआ, आपका एकेडमिक पीरियड स्टार्ट हुआ, इस टाइम से जो फोकलोर था हमारा, इसको इम्पोर्टेंस मिल गई। जो कॉलेज थे, जो स्कूल्स थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे। इनफैक्ट in 1955 Guwahati University started a folklore archive which was later changed to the Department of Tribal Culture and Folklore Research। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारा 1947 के बाद फोकलोर को इम्पोर्टेंस मिली स्कूल कॉलेजेस में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और लिटरेरी डिपार्टमेंट को मिलती है, उसके बाद 1955 में गुवाहाटी में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम बाद में चेंज करके रखा गया ट्राइबल कल्चर एंड फोकलोर रिसर्च। अब रिसर्च वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे फोकलोर से रिलेटेड जो स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, वो रिसर्च करते थे। द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फोकलोर इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडिया की यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई डिपार्टमेंट बना था। दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट कुछ सालों के बाद या थोड़े वक्त के बाद कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन की गई। किसके लिए? फॉर MA, MPhil एंड PhD इन फोकलोर स्टडीज़ के लिए। और इस बात की इम्पोर्टेंस आप ये भी समझ सकते हैं, जो इग्नू है स्टार्टेड एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑन फोकलोर स्टडीज़। और ये आपके मास्टर्स के सिलेबस में इग्नू ने ऐड किया। आप इसका एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं। आई थिंक 2019 में MEG 16 के रूप में आप कह सकते हैं। ये जो MEG 16 आपकी बुक है जिसका नाम है फोक इंडियन लिटरेचर, इसी को फोकलोर से नाम से जानते हैं। इग्नू ने भी इसको इम्पोर्टेंस दी और अपने जो MEG सब्जेक्ट था उसमें इसको इंक्लूड किया।